शहाबुद्दीन साहब जो व्यक्तित्व था वो पूरी जिंदगी अपनी जी। आरजेडी के झंडे के तले, एक डंडे के तले उन्होंने अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। निछावर कर। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी सिवान आए थे, उनको हिना जी से एक बात करनी चाहिए थी। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछ जी, रहे हैं बस राय ही हम जानना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से चुनाव ओसामा को न लड़ा के हिना जी को खुद सामने आना चाहिए और हिना जी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये कि जो विकास का आप बात कर रहे हैं वो जो पक्ष उनकी बात तो छोड़ दिए, जो उनके धूर विरोधी भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि सिवान में जो भी विकास दिखाई दे रहा है वो हमारे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के रीजन का ही विकास कार्य दिखाई दे रहा है। बुलडोजर चलेगा बिहार में। बुलडोजर चलना ही चाहिए, निश्चित तौर पर चलना चाहिए। अपराधियों में एक भय का वातावरण हो। लोगों जी। ने वोट दिया था मंदिर के लिए, मंदिर बना। अगर हम वोट देंगे बिहार में चिकित्सा के लिए, हम वोट देंगे सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने नौनिहाल को बाहर जाने से रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए, तो वो काम भी एक होगा। सब हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है। जी, हम बिहार को बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम बिहार में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार हमारा विकसित बिहार कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रोके, बिहार से शिक्षा का माहौल कैसे है, अशिक्षा कैसे जाए, बिहार में बेहतर चिकित्सा कैसे आए, इस सब चीज़ों को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जनशक्ति पार्टी के सिवान के पूर्व जिला अध्यक्ष, भारत स्काउट गाइड के सिवान के कमिश्नर और जनसुराज अभियान के जो है मजबूत स्तंभ भाई अभिषेक कुमार सिंह जी मेरे साथ हैं और हालिया जो सिवान की राजनीतिक सुगबुगाहट है उस पर चर्चा करने के लिए आज मैं इनके साथ बैठा हूं। आखिर जानने का प्रयास किया जाए कि सिवान की राजनीति में हो क्या रहा है। बहुत स्वागत है भाई, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन है आपका। जी, बहुत-बहुत नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को जो आपके चैनल को देख रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब। बड़ी चर्चा है कि जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों जब सिवान आए थे, तो उनके आने के पहले से ही यह चर्चा थी कि सिवान तेजस्वी आ रहे हैं तो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो है हिना मैडम से उनकी मुलाकात होगी। बड़ी चर्चा थी उस दिन, जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन शाम तक भी लोगों में एक आशा की किरण थी कि अब एक दोनों से दूसरे से मुलाकात होगी, लोग बैठेंगे, राजनीतिक बिंदुओं पे चर्चा होगी और जो एक दूरी है, जो एक खाई है उसको पटा लिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप राजनीति के बड़े अनुभवी हैं और राजनीति के बड़े ज्ञानी पुरुष हैं आप। आप क्या इसका नुकसान राजद को भुगतना पड़ेगा या फिर हिना मैडम को भुगतना पड़ेगा? आखिर इसे नहीं मुलाकात हुई, इसके बाद क्या हो रहा है सिवान में, क्या असर पड़ेगा इस पर? नहीं देखिए, लगातार जो बातें सामने आ रही थी और ऐसा लग रहा था आम जनमानस भी, सिवान की जितने बुद्धिजीवी हैं, सिवान के जितने पत्रकार साथी हैं, सबकी नज़रें लगी हुई थी कि तेजस्वी जी जब सिवान आते हैं, सिवान में जनसभा करने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हिना साहब जी उस मंच पे जाती है कि नहीं, उसके पहले तेजस्वी जी की मुलाकात हिना जी से होती है कि नहीं। ये एक मुद्दा था, लोगों के बीच एक चर्चा का विषय था, हम लोगों की भी नज़र लगातार इस पर लगी हुई थी। मुझे लगता है पूरा बिहार देख रहा था। पूरा बिहार देख रहा था और सबकी नज़र लगी हुई थी कि क्या होता है, चूँकि यहाँ से एक नया समीकरण बनने की संभावना थी। जी, और मुझे लगता है मेरा अपना निजी राय ये है कि जब तेजस्वी जी यहाँ सिवान आए हुए थे, एक चीज़ तो आप इनकार नहीं करेंगे ना, जी, आज जहाँ लोग लगातार पाला बदलने के लिए मशहूर है, सुबह कहीं, दिन कहीं, शाम कहीं, शहाबुद्दीन साहब जो व्यक्तित्व था वो पूरी ज़िंदगी अपनी जी, आरजेडी के झंडे के तले, एक डंडे के तले उन्होंने अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया निछावर कर दिया। और पार्टी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दिया, सब कुछ दिया और पार्टी ने उनको भी दिया, जी, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी सिवान आए थे, उनको हिना जी से एक बात करनी चाहिए थी, उनको जाके हिना से मिलना चाहिए था, कुछ अगर दिक्कतें थी उसको सॉर्ट डाउन करना चाहिए था, राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में, इसका आपने पूछा कि लाभ और हानि किसको आना, जी, जी, बस वही। तो हिना जी तो रोड पे हैं ही, जी, उनको हानि क्या होना है, लेकिन सत्ता आनी-जानी उनकी है। और मुझे लगता है कि जो एक बड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग, इस चुनाव में जो महसूस कर रहा हूँ, जो लोगों से मेरी बात होती है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथियों से बात होती है, तो उनका ये कहना है कि मैं इस चुनाव में बीजेपी को वोट कर दूँगा, लेकिन मैं राजद को वोट नहीं दूँगा। तो मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल पूरे बिहार के पैमाने पे उनका अपना अलग हर जगह पकड़ है शहाबुद्दीन साहब की, तो उसका एक खामियाजा आरजेडी को या इंडिया जो गठबंधन है उसको उठाना पड़ सकता है। जी। बड़ी शहाबुद्दीन साहब के बारे में कहा जाता है, कुछ लोगों से मैं भी लगातार संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। लोग बता रहे हैं कि सिवान में जो कुछ भी विकास हुआ, शहाबुद्दीन जितना विकास कर गए सिवान में उतना विकास कुछ नहीं हुआ। अभी इंडोर स्टेडियम की बात चल रही है बड़ी तेजी के साथ। शहाबुद्दीन साहब ने बड़ा संघर्ष करके, बड़ी मेहनत करके और बड़ा लगन के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया, जो जिला का एक बहुत बड़ा शान हुआ करता था। बहुत एक सम्मान की नज़र से इंडोर स्टेडियम को लोग देखते थे। आज वही इंडोर स्टेडियम जो है अब धराशायी होने के कगार पर है। दीवारें ध्वस्त होने की कगार पे हैं। इतने दिनों के बाद भी किसी के ध्यान उस पर आखिर क्यों नहीं गया जो उसको मरम्मत कराया जाए? एक धरोहर है सिवान का इंडोर स्टेडियम। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बिल्कुल, एकता इंडोर स्टेडियम, टाउन हॉल, विद्या भवन,
बहुत सारे स्कूल, कॉलेज जो है उनकी चारदीवारी का निर्माण, ये सारी चीज़ें यहाँ की सड़कें उस समय, या उस समय अस्पताल की जो स्थिति थी, पूरे बिहार में अस्पताल की स्थिति बदहाल थी। लेकिन मुझे लगता है कि सिवान में जो सिवान सदर हॉस्पिटल की स्थिति थी, वो उस समय जनरेटर वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्टरों का बैठना, डॉक्टरों का जो फ़ी है वो एक सामान्य कम दर में करके उन पेशेंट को देखना, जिससे गरीब जो हमारे रोगी हैं उनको फ़ायदा होता था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक प्रयास किया। पूरे बिहार में एक शिक्षा का अलग माहौल था, जहाँ लगातार चीटें होती थी। सिवाना आपने देखा होगा कि बहुत कड़ी परीक्षा ली गई, और वहाँ पे उनके प्रयास से कि एक माने एक अच्छा वातावरण, स्वस्थ वातावरण और शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारा प्रयास किया, जो उन्होंने, उनका व्यक्तिगत एफर्ट था। जी। और मुझे लगता है कि जो विकास का हम बात कर रहे हैं, वो जो पक्ष उनकी बात पे छोड़ दिए, जो उनके धूर विरोधी भी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि सिवान में जो भी विकास दिखाई दे रहा है, वो हमारे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के रिजिन का ही विकास कार्य दिखाई दे रहा है। विगत 15-20 सालों में इधर लगातार मोदी जी का विकास कार्य दिखाई दे रहा है। मतलब अभी कल ही देखा है आपने, जो रेलवे का हुआ जी। लगातार करके, तो सांसद का भी तो सीधे मोदी जी, प्रधानमंत्री का विकास कार्य वो दिखाई दे रहा है। जी। उस विकास कार्य पर भी शहाबुद्दीन का विकास कार्य सिवान में भारी है, आज भी। आज भी। शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब का एक सपना था कि सिवान जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहे पूरे बिहार में। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अलावे लगातार विभिन्न छोटे-छोटे और बड़े-बड़े स्कूलों और कॉलेजों पे उनका दौरा होता था, लगातार मरम्मती का कार्य होता था। कई बिंदुओं पे शहाबुद्दीन साहब ध्यान देते थे। अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज अब जाके खुला। जी। उन्होंने उस समय अपने प्रयास से एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया यहाँ पे। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ के बच्चे तो पढ़े ही, उत्तर प्रदेश के बच्चे भी आके यहाँ से पढ़ के, और आज भी यहाँ बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उसी आयुर्वेद कॉलेज से निकले हुए लड़के हैं। तो निश्चित तौर पे एक सिवान जैसे छोटे शहर में उन्होंने एक चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम किया था उस दौर में। जी, क्या लगता है बड़ी चर्चा है कि हिना मैडम चुनाव लड़ेंगी, तो अधिकांश लोगों का कहना है कि हिना मैडम नहीं लड़ के ओसामा साहब को चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या सच्चाई लगता है? आप तो राजनीति के बड़े अच्छे विश्लेषक हैं। इस पर क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय और मेरी निजी राय और राजनीतिक राय ये है, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछ जी, रहे हैं बस राय ही हम जानना चाह रहे तो हैं। मेरे हिसाब से चुनाव ओसामा को न लड़ा के हिना जी को खुद सामने आना चाहिए, और हिना जी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि एक उनकी एक छवि रही है, लगातार वो लोगों के बीच रही हैं, और उस दौर उन्होंने शहाबुद्दीन साहब का एक प्रतिनिधित्व किया है, उनसे लोग जी, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। डायरेक्ट, और सबको जानती हैं, और एक महिला हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ही आगे आके प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और सीवान की जनता भी, शायद आम जनमानस भी जो है यही चाह रही है, मैडम ही लड़े। मैडम ही चुनाव लड़े। तो अब तो टिकट का कोई चांस नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से देख रहे हैं कि तेजस्वी जी के नहीं मिलने के बाद एक चर्चा होने लगी है कि अब दूरी यह समाप्त नहीं होगी। तो अगर मैडम को चुनाव लड़ना है तो अब क्या करना चाहिए उनको? निर्णय तो मैडम को लेना है, मैडम क्या करेंगी, मैडम बताएँगी बेहतर, और दल भी है, ऐसा नहीं कहा सकता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब जी। तो देख रहे हैं कि राजनीति में आज जो स्थिति हुई है, दरवाज़ा कब कहाँ से किसका खुल जाए, कि खिड़की खुल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। झिटकिली नहीं लग रहा है। झिटकिली लग नहीं रहा है, उसको बस एक धक्के देने की देरी होती है। जी। तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाज़ी होगी, लेकिन अभी जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि जदयू के संपर्क में है, जी। राज्यसभा, विधान परिषद जा सकती है, तो ऊपर की बात है कि क्या और कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, अभी तो कम से कम आरजेडी का दरवाज़ा इनके लिए मुझे बंद दिखाई दे रहा है, और शायद इन्होंने भी मन बना चुका है कि मैं आरजेडी में, दोनों ने एक-दूसरे के लिए दरवाज़ा बंद कर चुके हैं। जी, जी। बाकी सारे दरवाजे दोनों के लिए खुले हुए हैं। प्रशांत किशोर जी के जनसुराज अभियान से आप जुड़े हुए हैं। क्या लगता है प्रशांत जी इस बार सिवान से या गोपालगंज से उम्मीदवार देंगे लोकसभा में? देखिए, लोकसभा हम बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है। जी। हम बिहार को बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम बिहार में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार हमारा विकसित बिहार कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रोकें, बिहार से शिक्षा का माहौल कैसे है, अशिक्षा कैसे जाए, बिहार में बेहतर चिकित्सा कैसे आए, इस सब चीज़ों को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो जनता आज भी पार्टियों के हम गुलाम बन के बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग एनडीए के साथ हैं, जो आरजेडी आ जाएगी, उसके नाम पे वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग आरजेडी के साथ हैं, जो भाजपा आ जाएगी इसलिए उनसे जुड़े हुए हैं। तो उस सब चीज़ों को दूर करना है, सामाजिक अवेयरनेस लाना है, एक सामाजिक क्रांति लानी है, अब तो मंदिर बन गया। काम बहुत बड़ा अब तो है। मंदिर बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा कहा था कि भाजपा के लोग कह रहे थे कि मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनवाएँगे, 370 भी हट गया, मंदिर भी बन गया। वही चीज़ मुद्दे पे हम लोग आ रहे हैं, जो बिहार में भी लोगों जी। ने वोट दिया था मंदिर के लिए, मंदिर बना। अगर हम वोट देंगे बिहार में चिकित्सा के लिए, हम वोट देंगे सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए,
अपने नौनिहाल को बाहर जाने से रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए, तो वो काम भी एक होगा। सबसे बड़ा बयान है अभिषेक कुमार सिंह जी आपसे। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनका बयान है, एक दिन कह रहे थे कि बिहार के पुलिस को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है और जो जितने माफिया हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। जब जो होम गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार जी के पास है और सम्राट जी का यह बयान कहाँ तक आपको पच रहा है? अब सम्राट जी का बयान है, किस आधार पर दे रहे हैं, मंत्रालय उनके पास है नहीं, कितना ग्रिप रहेगा। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का काम करने का अपना तरीका होता है। उन्होंने कभी भी किसी भी सरकार में किसी के विरोध में रहे हो, गृह मंत्रालय को उन्होंने छोड़ा नहीं है। और ठीक है, अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत है, अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे रेपिस्ट हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसका स्वागत हर किसी को करना चाहिए। बुलडोजर चलेगा बिहार में? बुलडोजर चलना ही चाहिए, निश्चित तौर पर चलना चाहिए। अपराधियों में एक भय का वातावरण हो ताकि अपराध न हो। लगातार घटनाएँ घट रही है, लगातार अपराध हो रहा है, चाहे सत्ता में नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी हो, चाहे सत्ता में नीतीश जी के साथ सम्राट जी हो या विजय सिन्हा जी हो। तो घटनाएँ कैसे घटेगी जब तक अपराधियों में खौफ न हो। उसके लिए जितने कड़े से कड़े कानून है उसको लाने की ज़रूरत है और बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि के पाठक जो है नीतीश कुमार जी के बात को नहीं मान रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि शिक्षक 10 बजे जाएंगे विद्यालय और 4 बजे लौट जाएंगे। विधानसभा में जो मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री के द्वारा या किस के दिया गया वक्तव्य वो एक कानून हो जाता है। जी। उसको लॉ के रूप में माना जाता है। जब हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 10 से 4 पढ़ाई होती है, तो एक कानून हो गया। और मुझे लगता है कि के पाठक की ईमानदारी पे कोई उँगली नहीं उठा सकता है। के पाठक ईमानदार थे, जो बहालियाँ भी टीचर की हुई, बिना चौनी लिए हुई, कुछ हुई होगी गलत, हर जगह तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम एक पारदर्शिता थी। लेकिन हमको लगता है के पाठक थोड़ा अव्यावहारिक है। जी। लगातार जो कुछ निर्णय उनका हो रहा है, वो व्यावहारिकता से परे है। तो हम मुख्यमंत्री के निर्णय का सम्मान करते हुए, मुख्यमंत्री का सदन में दिया हुआ वक्तव्य ही कानून है। जी। अभिषेक कुमार सिंह जी हैं और इनको आप सुन रहे थे। इनके विचारों से कितने सहमत हैं, कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।